बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के आखिरी 18 घंटे और तकरीर व तक़रीब की तैयारियाँ। नाज़रीन, 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनज़ीर के अलावा उनकी सलामती के मशीर रहमान मलिक भी उसमें शामिल थे। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि इस दिन कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपनी ज़राया से इतना यकीन था कि वो खुद देर रात तक बेनज़ीर की इस्लामाबाद रहायश तक पहुँचे थे। नाज़रीन, बीबीसी की इस्लामाबाद में साबिक नुमाइंदे ओवेन बेंट जोन्स, साबिक नुमाइंदे द भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में ताकत के लिए जदोजहद में भुट्टो ख़ानदान में लिखते हैं, ये सुनते ही बेनज़ीर को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं उन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने ताज से कहा कि अगर आप उन खुदकश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है क्योंकि इससे उनके वसाइल का राज अफशा हो जाएगा। इस पर बेनज़ीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें, आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। नाज़रीन, बेनज़ीर जब जनरल ताज से मिल रही थी, उनके कातिल उनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। बेंट जोन्स लिखते हैं, आधी रात के बाद तालिबान हैंडल्ड नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। उसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर आए थे, जहां बेनज़ीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। उस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा यह था कि बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। नाज़रीन, ये दोनों अफराद वहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमिन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूस के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया गया। हसनैन ने बिलावल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूते के बजाय कुछ और पहनने, क्योंकि अफवाज को ये सिखाया जाता है कि जहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो उन्हें शुबह में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशवरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को उस गेट तक ले गए जो उनके ख्याल में बेनज़ीर इस्तेमाल करने वाली थी। लियाकत बाग जाने से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हामिद करज़ई से मुलाकात। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विथ मर्डर नामी किताब लिखने वाले हिराल्डो मैनुअल लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सीनियर के साथ अफगान सदर हामिद करज़ई से मिलने गई। करज़ई इस्लामाबाद की सरीना होटल के 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आई। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हुई। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूज़र में पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी की सरबराह तोकीर कायरा थे। उनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर की सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थी। उन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप टिक चल रही थी। उनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर उसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनज़ीर की कार में सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर जावेद उर रहमान और दाएं जानिब सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज़ हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाएं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम, वसत में बेनज़ीर और दाएं जानिब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी।
नाज़रीन 2:15 पर बेनज़ीर का काफिला फैज़ाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आई। 2:56 पर बेनज़ीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग की VIP पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त बेनज़ीर खड़ी हुई और उनके लैंड क्रूज़र की छत से उनका चेहरा साफ जाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनका सलाम कबूल कर रही थी और उनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनज़ीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। हेराल्डो मेन्यूज अपने किताब में लिखते हैं 3:16 पर बेनज़ीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रही और उनका चेहरा एस्केप हैच के बाहर नजर आता रहा। नाज़रीन 1 सेकंड में 3 गोलियां। उसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर आज़म के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गई। उनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही, क्योंकि उनके हामियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गई और उनके इमरजेंसी हैच से उनके सर और कंधे नजर आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। ऑन बेंट जून्स लिखते हैं सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर की सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की, चूँकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को छू सका। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर के हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकश बम भी फोड़ दिया। नाज़रीन जबकि हेराल्डो म्यून्स लिखते हैं नाहिद खान जो बेनज़ीर के दाईं तरफ बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी, बेनज़ीर नीचे गिरी और उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में गिरा। उनके सर और कान से तेज़ी से खून बह रहा था और उनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फ़हीम जो बेनज़ीर के दाईं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनज़ीर गिरी तो उनके जिस्म में ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। कार के चारों टायर फट गए। वहाँ एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। हम धमाके की वजह से बेनज़ीर के कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने उसी हालत में कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार इसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूज़र ने यूटर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जाए वकू पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनज़ीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और ज़ख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। नाहिद खान ने ऑन बेंट जून्स को बताया, हमारे सामने बेनज़ीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनज़ीर को उस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनज़ीर के तर्जमान शीरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट के बाद अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुंचे के फ़ौरन बाद बेनज़ीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी न तो नब्ज़ चल रही थी और न ही वो सांस ले रही थी। उनकी आंखों की पतलियां एक जगह ठहरी थी और टार्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहां से एक सफ़ेद मादा आया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगज़ेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर के नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन
थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया, उनके दिल के अपने हाथों से मालिश करने लगा, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दिया गया। बेनज़ीर के दुपट्टे का अभी तक सुराग नहीं मिला। नाजरीन, सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसिया अंजम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। उनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा कहाँ गया। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 20-28-77 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। डॉक्टर मुसद्दिक खान ने पुलिस चीफ सऊद अजीज से 3 बार पोस्टमार्टम की इजाज़त तलब की, लेकिन उन्होंने 3 बार उसकी इजाज़त नहीं दी। बाद में उन्होंने ये कहते हुए फैसले का दिफा किया कि उन्हें बेनज़ीर के अहले खाना से इजाज़त नहीं मिली है। जब अस्पताल के बाहर बेनज़ीर की मौत का ऐलान किया गया तो वहाँ खड़े हुजूम के मुंह से एक ही आवाज़ निकली। वो हैरान और गमज़दा भी थे कि एक और भुट्टो ने पुरतशद्दद मौत को गले लगाया था। बेनज़ीर के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़ौजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ौजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उनके एक भाई शाहनवाज की जहर की वजह से मौत हुई और दूसरे भाई मुर्तज़ा की गोली लगने से मौत हुई। रात 10:35 पर बेनज़ीर की नश को लकड़ी के ताबूत में रखकर करीबी चकलाला एयरबेस से ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे की मैयत उनके शोहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट कबल दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे भी बेनज़ीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त तलब कर दी गई, लेकिन उन्होंने उसकी इजाज़त नहीं दी। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो को सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।